ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जिस कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस टॉपिक की बात करेंगे आज। कल हमने इसको स्टार्ट किया, बेसिक आइडिया लिया था कि व्हाट एग्जैक्टली आर फंक्शंस एंड कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं? दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? हाँ, स्केलर वैल्यूड एंड टेबल वैल्यूड। ठीक है, तो स्केलर वैल्यूड का मतलब होता है कि भाई जो सिंगल वैल्यूज पे वर्क करते हैं। ठीक है, जब मैं कुछ भी कैलकुलेशन करता हूँ आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू आ रही है, तो दैट इज स्केलर वैल्यूड। एंड अगर मैं टेबल वैल्यूड की बात करूं तो भाई आउटपुट में एक प्रॉपर मेरे को टेबल मिल रहा है, तो दैट इज टेबल वैल्यूड। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करेंगे। मैं स्कीमा वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी कल बता चुका था। यहाँ पे आज क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्रिएट फंक्शन dbo डॉट पीपीसीटी। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने पीपीसीटी रखा है, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, एंड उसके आगे जब मैं फंक्शंस की बात करता हूँ तो मेरे को dbo डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, फॉर बेसिकली टू गिव इट द स्कीमा, कि भाई स्कीमा क्या है वो बताने के लिए dbo डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ना ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स दिए हैं ऐसे। ठीक है, क्या हो गया? क्या हुआ? किसने नहीं हुआ? ठीक है, तो उसके बाद मैं पैरामीटर्स देता हूँ इसे। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, राइट? तो मेरे को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मेरे को सेल्स की वैल्यू चाहिए एंड प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर मैं फॉर्मुला की बात करूं तो इट्स लाइक कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज, है ना? तो मेरे को ये दोनों वैल्यू चाहिएंगी। अब जब भी आपने कोई जो हमने फॉर्मुलाज या फंक्शंस अब तक यूज करे, सम का, एवरेज का, क्योंकि ब्रैकेट में हम कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज वही हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई इस फंक्शन को रन करने के लिए कौन सी वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता था, यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, एक्सेल टाइम पे भी वेरिएबल्स का कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। बेसिकली एक एम्प्टी बॉक्स जिसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल बनाया पी के नाम से, एक वेरिएबल बनाया एस के नाम से। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एट द रेट एस जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं सेल्स की वैल्यू फिर लूंगा। ठीक है, एंड एट द रेट पी जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं प्रॉफिट की वैल्यू लूंगा। ठीक है, अब मेरे को ना इसके साथ उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि भाई इनके अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है, मैंने दोनों में बताया कि फ्लोट वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, तो मतलब सेल्स की वैल्यू भी पॉइंट में हो सकती है, प्रॉफिट की वैल्यू भी पॉइंट में हो सकती है, इसलिए मैंने दोनों को फ्लोट बताया है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करने के लिए मुझे इसे सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, इतना बात समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है रिटर्न्स फ्लोट। ठीक है, रिटर्न्स फ्लोट का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन का आउटपुट है, अभी स्केलर वैल्यूड है, स्केलर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू आउटपुट देगा, है ना? तो हमें बताना पड़ता है पहले से ही कि जो वैल्यू आउटपुट में आने वाली है उसका टाइप क्या होने वाला है। मैंने जो यहाँ पे रिटर्न फ्लोट लिखा है उसका यही मतलब है कि भाई ये फंक्शन आउटपुट में भी फ्लोट वैल्यू ही देता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बस मैंने एज लिखा है, और क्योंकि फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल क्वेरीज दे सकता हूँ, मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूँ, तो मेरे को बिगिन और एंड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे व्यूज की जब मैंने बात करी थी तो उसके अंदर एक ही क्वेरी हम सेव कर रहे थे, तो मेरे को बिगिन एंड जैसे कुछ भी चीज लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा एज लिखता था और उसके बाद अपनी क्वेरी लिख देता था। बट यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइंस की क्वेरीज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को बिगिन एंड एंड लगाना पड़ता है टू टेल एसक्यूएल कि भाई यहां से जो क्वेरी स्टार्ट हो रही है वो सारी क्वेरीज इसी फंक्शन का पार्ट है। बिगिन और एंड के बीच में जितनी भी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज इस फंक्शन का पार्ट है। बात समझ आइए? नहीं, वही तो पॉइंट है ना कि कॉलन लगा के बंद करने का मतलब है कि हमारी क्वेरी खत्म हो गई है। बट एक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल सेमी कॉलम्स लगा सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज आने का मतलब ही वही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो जैसे डिक्लेयर एट द रेट फ्लोट ये था। ठीक है, तो दिस इज अ सिंगल क्वेरी, इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा सकता हूँ। नेसेसरी नहीं है, देखो नेसेसरी कहीं पे भी नहीं है, रन वैसे भी होगा। ठीक है, एसएसएमएस यही हमें, हाँ एसएसएमएस हमें यही एडवांटेज देता है कि मैं सेमीकोलन लगाऊं ना लगाऊं, स्मॉल लिखूं कैपिटल लिखूं,
बहुत ज्यादा फर्क इन सब चीजों से पड़ता नहीं है एसएसएमएस को, वो अपना क्वेरी को रन कर लेता है। बट दैट इज जस्ट अ गुड हैबिट, ठीक है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर जिस पे आप वर्क करोगे ऐसा नहीं होगा। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सेमीकोलन के बिना चलेंगे ही नहीं। जैसे अगर आप पोस्टग्रेस में वर्क करते हैं, तो पोस्टग्रेस के अंदर टर्मिनल इंटरफेस आ जाता है, तो वहां पे जब तक आप सेमीकोलन लगाओगे आपकी क्वेरी चलेगी ही नहीं आगे। तो इट जस्ट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिगिन और एंड के बीच में, मैंने दो लाइंस लिखी है सिंपली, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाने के लिए वी यूज डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर के बाद मैंने लिखा @o, @o मैंने एक बेसिकली वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने लिखा उसका फ्लोट, कि भाई ये जो o है इसके अंदर भी फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन अपनी कैलकुलेशन कर दी, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, इससे मेरी परसेंटेज आ जाती है ना। अब परसेंटेज यहाँ पे इस वाले केस में आएगी, बहुत मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। तो मैंने जब रिटर्न किया, रिटर्न के लाइन में बेसिकली मतलब होता है कि दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। जब मैं रिटर्न लिखता हूं तो दैट मीन्स कि भाई दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। एंड रिमेंबर यहाँ पे रिटर्न होता है, ऊपर रिटर्न्स होता है, सिर्फ एक एक्स का ही डिफरेंस है, बट ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, ठीक है। और रिटर्न फ्लोट, एंड नीचे फिर रिटर्न में जो भी आपको वैल्यू फाइनली आउटपुट में देनी है वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया है उसको, ठीक है। याद है एक्सेल के अंदर, आपको नहीं याद होगा, बट एक्सेल के अंदर भी राउंड ऑफ करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके अंदर सेम ही चीज होती है कि भाई राउंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, अंदर वैल्यू देता हूँ, कॉमा करके मेरे को पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, राउंड का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर वैल्यू मैंने @o दे दी, ठीक है, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी दैट इज द वैल्यू। एंड मैंने बता दिया कि भाई इसमें ना पॉइंट के बाद मेरे को सिर्फ दो ही डिजिट चाहिए, तो ये मेरे को आउटपुट में दो ही डिजिट देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एंड कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन। एक वेरिएबल बनाया है बस। वेरिएबल का बेसिक मतलब कि भाई एक नाम रख दिया मैंने किसी चीज का, तो जो ये कैलकुलेशन करी है ना उसका नाम रख दिया मैंने, हाँ वो में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिक फंक्शन। रिटर्न फ्लोट का मतलब है कि इस फंक्शन की जो कैलकुलेशन, जो भी आउटपुट आएगा इस फंक्शन का फाइनल, जो मैं यहाँ पे नीचे रिटर्न स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, वो किस डेटा टाइप का है। नहीं, रिटर्न्स बताता है कि जो आउटपुट है उसका डेटा टाइप क्या है, रिटर्न बताता है कि एक्चुअली आउटपुट क्या है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आइए। अब इसको जब आप रन करोगे, रन करना इज लाइक एनी अदर फंक्शन, जैसे आप सम एवरेज वगैरह लगाते हो उन्हीं की तरह है। मैंने नीचे क्वेरी लिखी भी है, सिलेक्ट सेल्स प्रॉफिट, और नाम दे दिया फंक्शन का डीबीओ डॉट पीपीसीटी। यहाँ पे आप सम देते थे वैसे, है ना, डीबीओ डॉट पीपीसीटी, और इसके अंदर प्रॉफिट और सेल्स के कॉलम दे दिए मैंने, राइट। उसके बाद एज पीपीसीटी उसका नाम दिया, कि जब भी मैं फंक्शन लगाता हूं तो उसको कॉलम का बेसिकली नो कॉलम नेम लिखा आता है, उसका नाम मैंने पीपीसीटी दे दिया, ठीक है। अब फ्रॉम चोको, तो इस चोको वाले टेबल में से फिर लेना है, ठीक है। एक फॉर स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। हाँ जी, इसके अंदर इफ वगैरह कैसे यूज होता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे ट्रिगर्स के टाइम पे। बेसिकली इफ वो मतलब कंसेप्ट ना ऐसे नहीं है कि आपने एक कंसेप्ट जो एक चीज जगह पे पढ़ लिया वो एक ही जगह पे यूज हो सकता है। क्वेरीज ऐसी, एसक्यूएल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि क्वेरीज सारी आपस में मिला के यूज की जा सकती हैं। तो ये फंक्शन बनाने का कोड लिख लो, एंड दिस इज हाउ यू विल रन दैट।
हाँ जी। सही। हाँ जी। क्या लगे है आपको सेल्स? ये जो पूरी क्वेरी यहाँ पे दी थी इसे रन नहीं करना, उसे करना था, रन नहीं किया इसे। हाँ तो ठीक है। अपने इश्यू कहाँ पे आ रहा है आपको? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? अब इसको ठीक करके रन नहीं कर सकते, बता था ना, इसके अंदर कंट्रोल जेड नहीं होता है। क्वेरी रन करने से पहले अपनी क्वेरी को बहुत ध्यान से देख लेना होता है। अब आपको किसी और नाम से दोबारा फंक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल्स बनाते हुए एसक्यूएल में धीरे धीरे बेसिकली सिंटेक्स का पार्ट होता है। हम्म, एक मिनट देना। हाँ जी। कॉलम स्पेसिफिक इंसर्ट वो वाला होता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जो हम वो नहीं करते कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट में कॉलम के नाम देके फिर इंसर्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ उन्हीं में वैल्यू इंसर्ट होती है, उसी को कॉलम स्पेसिफिक इंसर्ट कहते हैं। ये है। क्वेरी देखनी है तो आप देखो, वैसे तो जब आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आते हो ना, एंड यहाँ पे डेटाबेसेस में चले जाते हैं, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रोग्रामेबिलिटी का, और आपको दिखने दो, रुको। नहीं दिख रहे? ये ऑप्शन है प्रोग्रामेबिलिटी का, है ना? इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे फंक्शन का भी ऑप्शन होता है। अब आपने स्केलर वैल्यूड बनाया है, यहाँ पे स्केलर वैल्यूड वाले में जाओगे। अच्छा, मैंने तो बनाया नहीं, आप अपने में जाओगे तो स्केलर वैल्यूड वाले में, हाँ, ये फंक्शन दिखेगा। और एग्जैक्ट क्वेरी देखने के लिए उस फंक्शन के नाम पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट क्वेरी भी दिख जाएगी। कहाँ गए थे आज? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, किए हुए हैं पहले? नहीं? विकास पढ़ाओगे? हाँ, जो अभी किया वो रिपीट करना है। हम्म, आ जाओ। जूम बंद करूँ क्या? जूम बंद कर देते हैं। तो ये दिख रही है, तुम आराम से पढ़ा सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। ये सब ना एसक्यूएल जब फंक्शन क्रिएट करता है तो एसक्यूएल के अंदर की चीजें हैं।
ठीक है, आप मेन देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे दिख रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना? हाँ, यहाँ पे इसको जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसको आप रन भी कर सकते हो क्वेरी को। हाँ हाँ बिल्कुल। पी इज इन प्रॉफिट। हमें सेल्स और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना? रिटर्न्स के लिए क्या दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज इज बेसिकली फंक्शन में अब ये एग्जैक्टली करना है फंक्शन को, फंक्शन की बॉडी डिफाइन करने के लिए बेसिकली। हाँ मतलब मैंने रैंडम आप कुछ भी नाम ले सकते हो, बट हाँ ओ एज इन आउटपुट दिया मैंने, हाँ बिल्कुल। और फिर रिटर्न में फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी क्या? यहाँ पे भी बड़ा छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। रिटर्न्स लिखते हैं, रिटर्न लिखा हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? इसको तो हम जब रन करते हैं तो रन के टाइम पे देखो ना, मैंने एग्जैक्टली प्रॉफिट और सेल्स के कॉलम दिए हैं। उसको नहीं पता कि वो प्रॉफिट और सेल्स के लिए है, उसके बाद सिर्फ स्पेसिस है वो। नहीं इस वाले में देखो, इस वाले में जब मैंने @p दिया, उसको नहीं पता प्रॉफिट और सेल्स आना है, उसको सिर्फ इतना पता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर वो कोई भी फ्लोट की वैल्यू ले लेगा। मैं इसको क्वांटिटी दे दूंगा वो भी ले लेगा, मैं इसको डिस्काउंट दे दूंगा वो भी ले लेगा। इसके बाद सिर्फ एक मिनट देना मुझे। इसके बाद ये सिर्फ कंटेनर्स है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यूज दे रहा हूँ तो वो उस पर कैलकुलेट कर रहा है। गेटिंग पॉइंट? हाँ ऊपर उसको हमने सिर्फ बताया है कि यहाँ पे तुम दो चीजें मिलेंगी तुम्हें, और उन दोनों का टाइप फ्लोट होगा। नीचे जब हम एग्जैक्टली उसे देते हैं वो चीजें, तब वो कैलकुलेट कर देता है बस। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट लिखोगे तो आपको लग रहा है कि कॉलम टिक हो जाएगा। नहीं मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट लिखता भी, तब भी वो कंटेनर की तरह ही काम करता है, यहाँ पे आता ही कंटेनर है सिर्फ। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रॉफिट देता, हाँ। नहीं ये फंक्शन यूनिवर्सल होते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना मैं चोको वाले टेबल के लिए यूज करूँ, किसी और टेबल पे यूज करूंगा उसमें प्रॉफिट लेट से प्रॉफिट की कुछ और स्पेलिंग होगी, पी छोटा हो सकता है, प्रॉफिट के कॉलम का नाम ही कुछ और है, तो ये तो यूनिवर्सल होगा ना फंक्शन, तो ये तो किसी भी टेबल के लिए वर्क करेगा। गेटिंग पॉइंट? यही पूछ रहे थे आप शायद से, मतलब आपको क्वेश्चन अभी भी समझा नहीं हो प्रॉपरली, आप एग्जैक्टली पूछना के चाहते हो। मेरे को तो देखो, जो मेरे को समझ आया आप ये बोल रहे हो कि जब हमने प्रॉफिट और सेल्स का कॉलम यहाँ पे दिया तो हम पहले यहीं पे दे देते। हाँ हम पहले इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे उसे पता ही नहीं है कि वो चौको वाले टेबल के लिए बन रहा है, चौको वाले टेबल में से उसे डेटा पिक करना है, उसे ये सब नहीं पता हो। फंक्शंस को ये सब नहीं पता होता। जब सम का जो फंक्शन है उसके अंदर आप एक रेंज देते हो, तो आप ये भी तो बोल सकते हो, जो फंक्शन सम का फंक्शन हमने बनाया था तभी उसे वो रेंज दे देते, राइट? गेटिंग में? हाँ। हम्म। हाँ जी। हट जाओ आराम से। हाँ जी। हाँ ये यूनिवर्सल है। सेम डेटाबेस में कितने मर्जी टेबल हो, किसी भी टेबल के ऊपर अप्लाई हो सकता है ये। नहीं सिर्फ ये क्वेरी लिखनी है, एक बार हमने एक क्रिएट करके छोड़ दिया, वो हमारे डेटाबेस में सेव हो गया। जब भी हमें यूज करना है हम सिर्फ db.ppcd करके इसे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं समझ आया? फंक्शन हो गया क्लियर? अभी भी नहीं चला फिर भी आपका? फिर भी
चल गया, चल गया ना। ध्यान दिया करो, एसक्यूएल के अंदर कंट्रोल जेड नहीं होता है। अगर आपने एक बार क्वेरी गल लिख के रन कर दी, या तो उसमें एरर आ जाएगा, तब तो आप बच गए। अगर एरर आ गए तो, अगर एरर नहीं आया और गलत क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, तो फिर वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है, उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कर सकते हैं? नहीं। नहीं। अब करो ये वाली क्वेरी करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था स्केलर वैल्यूड। समझ आया क्यों स्केलर वैल्यूड है? क्योंकि मैं प्रॉफिट और सेल्स को जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उससे मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू आउटपुट में मिल रही है सिर्फ। ठीक है, जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उससे सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को आउटपुट में मिल रही है, इसलिए इसे स्केलर वैल्यूड कहा जाता है। ठीक है, आपको प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर वो स्केलर वैल्यूड के अंदर मिल भी गया होगा, है ना। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन विच इज टेबल वैल्यूड। ठीक है, देखो वैसे तो ना तीन तरीके के होते हैं एक्चुअली, स्केलर, टेबल और एक होता है एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई जो आपने ना मल्टीपल फंक्शंस को मिला के कोई फंक्शन बना रखा है, जैसे इसके अंदर मैंने राउंड लगाया है ना, तो मैं आउटपुट में भी कोई फंक्शन दे रहा हूँ, मतलब लिंक्ड फंक्शन हो गए जैसे। ठीक है, मैंने सम भी लगा दिया उसमें, ये सब कर दिया और सिर्फ वही किया है, तो वो एग्रीगेट हो जाता है। बट एग्रीगेट की आपको कभी भी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भी आप क्वेरी लिखते हो, एग्रीगेशन आप तभी करते हो सिर्फ। बात समझ आई मेरी? हाँ जी। हाँ, आपको एग्जैक्टली करना क्या है डी के साथ? अभी हमने ओ के अंदर ये कैलकुलेशन सेव कर ली। हाँ जी। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, एट द रेट फ्लोट आपने एक बार डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरीके से वैल्यू सेव हो गई। ठीक है, अब अगली बार जब आपको एट द रेट ओ यूज करना है, तो आप बस एट द रेट ओ इक्वल टू करके कुछ भी वैल्यू उसके अंदर डालनी है वो डाल सकते हो। हाँ। हाँ, डिक्लेयर सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, बट रिमेंबर कि जब आप उसमें कुछ और वैल्यू डालोगे तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी फिर, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड करेगा ना वो। जैसे पाइथन आपने पढ़ा होगा, तो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं, सेम कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, दो मेजर टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, स्केलर वैल्यूड, टेबल वैल्यूड। स्केलर का मतलब अगर आप इसमें जो कैलकुलेशन है उसको देखोगे, तो भाई ये एक वैल्यू आउटपुट दे रहा है, तो दिस इज स्केलर वैल्यूड कहते हैं इसे। ठीक है, जब आउटपुट में हमें पूरा एक टेबल मिलता है, तो उसे टेबल वैल्यूड कहते हैं। टेबल वैल्यूड का एग्जांपल अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेरी, अब यहाँ पे देखो मैंने ना सेम तरीके से बनाया है। ठीक है, फंक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, रिटर्न्स में टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है, मैं पहले बता दिया कि ये आउटपुट में एक टेबल देगा, और सिंपल मैंने उसके अंदर एज रिटर्न किया। अब मेरे को बिगिन और एंड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को मल्टीपल क्वेरीज नहीं देनी थी, मेरे को एक ही क्वेरी देनी थी, तो मैं बिगिन और एंड को हटा भी सकता हूँ। जब मेरे को मल्टीपल दो तीन चार पांच क्वेरी देनी होती है, तब बिगिन और एंड का यूज किया जाता है, और जब आपको एक ही क्वेरी देनी है तो बिगिन और एंड के बिना भी वर्क करता है। ठीक है, मैंने किया एज रिटर्न, क्वेरी दे दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चौको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन व्हाटएवर द सेल्स वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है। तो जो सेल्स की वैल्यू बड़ी है वो मतलब पूरा टेबल आएगा अब, तो ये टेबल वैल्यूड हो जाता है। सॉरी, डिक्लेयर वो वहां पे यूज करना नेसेसरी नहीं था, मैं चाहता तो रिटर्न के साथ ही पूरा अपना वो लिख सकता था। सिर्फ एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है ये वाला, ये बताने के लिए मैंने किया था। किसमें? नहीं, रिटर्न तो ऊपर भी यूज किया ना हमने, रिटर्न तो यूज होगा ही होगा।
डिक्लेयर देखो, सबसे पहले डिक्लेयर एक कंसेप्ट बताने के लिए मैंने बताया। दूसरी चीज, मान लो आपको ना काफी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको जैसे हम नॉर्मली मैथ सॉल्व करते हैं स्टेप्स में सॉल्व करते हैं ना, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू से स्टेप्स में कर सकते हो। पहले मैंने इतना सॉल्व कर लिया, फिर उस पर राउंड लगा दिया, फिर इसके ऊपर कुछ और करना होता, कुछ और करना होता, डिक्लेयर कर करके मैं स्टेप्स के अंदर वो चीज करता रहता। वेरिएबल डिफाइन करना है तो डिक्लेयर लगाना ही लगाना पड़ेगा, वो सिंटेक्स ही वही है। केस स्टेटमेंट नहीं हुआ, केस स्टेटमेंट स्टेटमेंट वगैरह आगे आएंगे। तो देखो इसमें ना बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट ना बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बट यहाँ पे मैं मैक्सिमम फोकस उस पर करता हूँ कि एज अ डेटा एनालिस्ट जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उस पर ज्यादातर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आपको 70% ऑफ द एसक्यूएल से पढ़ाता हूँ, बाकी मैं एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ता हूँ। तो काफी सारी लैग लीड रैंक छोड़ दिया है, उसके ऊपर अगर जाओगे तो मल्टी टेबल स्ट्रक्चरिंग वगैरह होती है वो सब छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स आपको एक्सेल टाइम पे ऑलरेडी बता रखे हैं, 1 to 1 वगैरह वो सब छोड़ दिया है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें मैं ड्रॉप करता चलता हूँ बीच में से। तो रिमेंबर कि हाँ इफ वगैरह मैं डेफिनेटली कराऊंगा, बट जैसे केस स्टेटमेंट है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इफ एग्जिस्ट वगैरह डेफिनेटली करेंगे हम, इफ अपडेट वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें करेंगे। तो वही है कि यहाँ पे आपको ना एक जिस्ट ऑफ एसक्यूएल दे रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, कि इतना एसक्यूएल आपको सिखाया जा रहा है कि आप डेटाबेस को अच्छे से मैनिपुलेट कर सको, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सको। बट आपको ना डेटाबेस के ऊपर ही वर्क नहीं करना है, रिमेंबर दैट। अगर मैं सिर्फ एसक्यूएल को पढ़ाने लग जाऊं तो 5-6 महीने कम से कम एसक्यूएल लेता है पूरा A to Z कवर करने में, तो पॉसिबल ही नहीं है वो कवर कर पाना ना इतना। तो यहाँ पे जितना भी एज ए डेटा एनालिस्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, ठीक है। टेबल वैल्यूड वाला समझ आया? नहीं, हर एक टेबल वैल्यूड में जरूरी नहीं है। टेबल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ, उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि डिक्लेयर नहीं आएगा, बिगिन एंड नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिगिन एंड उसमें भी आ सकता है, ठीक है, मैं इसमें बिगिन एंड लगा सकता हूँ। टेबल वैल्यूड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई ये फंक्शन आउटपुट में एक टेबल देता है। स्केलर वैल्यूड का मतलब होता है ये फंक्शन आउटपुट में एक वैल्यू देता है। इतना ही डिफरेंस है, इतना डिफरेंस होता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू है वो नंबर ही हो, वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। वैल्यू कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी हो सकती है, और ट्रू फॉल्स वगैरह भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेसिकली। बात समझ आइए इतनी? ठीक है, बट टेबल वैल्यूड वाले को भी नोट कर लो, नीचे मैंने इसको यूज भी कर रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ डॉट टी सेल्स करके, बस मैं ब्रैकेट में 150 दिया है, तो 150 में से ऊपर वाली जितनी भी सेल्स की वैल्यूज है वो फेच करके दिखा देगा आपको। क्या हुआ, समझ नहीं आया शुभी? आ गया क्या? एरर आ गया? क्वेरी सेम लिखी है, यूज किया है, एरर आ ही नहीं सकता। दिखाइए कहाँ पे आपने गड़बड़ करी है। क्वेरी सेम लिखी है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ो। मिला? सेकंड लाइन में इशू है, आपने रिटर्न लिखा है, वहां पे रिटर्न्स लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हमने इस फंक्शन को यूज किया ना, इस फंक्शन में सेल्स की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं इसके अंदर। बेसिकली फंक्शन का काम क्या है कि मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ
और एक चौकोर टेबल में से उस वैल्यू से ऊपर ऊपर की जितनी भी एंट्रीज है वो निकाल के देता है। तो जब मैं उसको यूज करूंगा, अब क्योंकि ये फंक्शन एक टेबल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसको मैं एग्रीगेशन में, मतलब वैसे पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर तो लगा नहीं सकता, इसको इनपुट में एक वैल्यू चाहिए। एंड क्योंकि ये टेबल रिटर्न करेगा और एसक्यूएल में टेबल देखने का तरीका सिर्फ सिलेक्ट स्टार से ही होता है। बेसिकली डीबीओ डॉट टी सेल्स को हम 150 से ऊपर की वैल्यू आनी चाहिए ना, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 150 लिखना। जिस भी वैल्यू से ऊपर की सेल्स की वैल्यू चाहिए आपको, वो वैल्यू दे सकते हो आप वहां पे। से नीचे की वैल्यूज भी आ रही हैं, क्या किया गया है दिखाइए। कोई बात नहीं, मेरे को क्यों नहीं दिख रही है? मेरे को क्यों नहीं दिख रही है सेल्स में? कोई बात नहीं, होता है। ये वाला पार्ट समझ आया है? ये वाला पार्ट समझ आया है? क्लियर है? ठीक है। अब एक हम पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली देखो, नल वगैरह हैंडल करना आपको आ गया है ना, नल वगैरह को हैंडल कर सकते हो। अच्छा, डेटा एनालिसिस आपका एक काम और होता है डेटा के ऊपर, डुप्लीकेट्स वगैरह को हैंडल करना, ठीक है, डुप्लीकेट से मूव करना। तो उसके ऊपर और चलते हैं एक बार, तो वो वाला करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और डुप्लीकेट्स के टाइम पे ना आपका वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सीटीई। अब यहाँ पे देखो, हमने ना एक बेसिकली टेम्परेरी फंक्शन यू कैन से इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ठीक है। जो फंक्शंस अभी हम क्रिएट कर रहे थे, दोज वर परमानेंट फंक्शंस, ठीक है, वो आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं। एंड आप कहीं पे भी, मतलब सिर्फ आप ही नहीं, आपके सर्वर से और भी जो लोग कनेक्टेड है, उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अगर उनके पास सेम डेटाबेस का एक्सेस है तो, ठीक है। बट मेरे पास ना एक टेम्परेरी फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, जो कि मैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज करता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो सीटीई फंक्शंस कहा जाता है उन्हें, ठीक है। फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, विद सीटीई एज, हमेशा सीटीई ही रहेगा, ठीक है, एज, ठीक है। उसके अंदर हम क्वेरी डालते हैं, ठीक है। क्वेरी में क्या है कि सेलेक्ट स्टार रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, बेसिकली डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, गोल ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, उसका मैंने रो नंबर दिया, ठीक है, वो रो नंबर फेच करता है बेसिकली, राइट। ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हमें, क्योंकि रिमूव करना है, मैंने प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे रो नंबर दे दिए, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे रो नंबर दिए। प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे रो नंबर देने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट आईडी है, ए, कुछ डेटा ऐसे है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो जो ए है उसको 1 और 2 दिया जाएगा, बी को अगेन 1 दिया जाएगा, सी को अगेन 1 दिया जाएगा। सॉरी, रो नंबर यूनिक वैल्यूज देता है, बट मैंने जब उसको पार्टीशनिंग करी है प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे, तो बेसिकली हर प्रोडक्ट आईडी का अपना ग्रुप बन गया है ना। हाँ, तो पार्टीशन बाय द प्रोडक्ट आईडी किया है ना। देखो, मेरे को प्रोडक्ट आईडी में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, तो मतलब मेरे को पता है कि प्रोडक्ट आईडी में डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ ये 3 वैल्यूज हैं, 4 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। ए बी एंड सी, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने पार्टीशन बाय किया, पार्टीशन बाय का मतलब है कि देखो, ग्रुपिंग तो पार्टीशन बाय में भी होती है, तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ये एक अपना ग्रुप बन गया, ये एक अपना ग्रुप बन गया, राइट। अब जो रो नंबर का मेरे पास फंक्शन है, वो मेरे को इसको रो नंबर बताता है कि भाई कौन सी रो है, गेटिंग अ पॉइंट। तो वो इसको रो नंबर देगा, भाई ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। अब क्योंकि ये ग्रुप्ड है, मतलब ये टेबल एक ही टेबल नहीं बचा, अलग अलग टेबल्स बन गए, मैंने बताया था ना। हाँ, यहाँ पे वापस बना जाएगा, यहाँ पे वापस बना जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट या नहीं। देखो, ए बी सी है, ठीक है। इसकी जब मैं सिंपल ग्रुप बाय लगाते हैं अगर, तो जो भी सेम होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं,
बताया था ये मैंने जब ग्रुप बायो पार्टीशन वाले समझाया था, है ना। तो बेसिकली ये टेबल 3 टेबल में स्प्लिट हो जाएगा। एक टेबल के अंदर ए आ गया, एक के अंदर बी आ गया, एक के अंदर सी आ गया, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगा रखा है और रो नंबर। रो नंबर का फंक्शन कुछ नहीं करता, सिर्फ टेबल में सबसे पहली वैल्यू को 1 से लेके अगले तक मतलब सिंपल काउंटिंग दे देता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे उसने काउंटिंग दी 1 2। अब क्योंकि ये एक अलग टेबल है, जो बी वाला है वो एक अलग टेबल है, तो दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा, सी दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है, ठीक है। मान लो ऐसे मेरे पास बी के भी डुप्लीकेट्स हैं, तो ये 2 3 ऐसे हो जाएगा। सी के डुप्लीकेट्स होते वो उसको रो नंबर देना शुरू कर देता। बात समझ आइए, बात समझ आइए। तो मेरे पास बेसिकली कुछ इस तरीके का मैं बोल सकता हूँ टेबल रेडी हो जाएगा, है ना, है ना। वापस चलते हैं एसएसएमएस पे अपने। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया, जो ये कॉलम बनेगा, रो नंबर वाला कॉलम बनेगा ना, इसको मैंने दे दिया एज डुप्लीकेट काउंट। उस कॉलम का नाम मैंने दे दिया डुप्लीकेट काउंट, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे से करना था ऑब्वियसली मेरे को। बात समझ आइए इतनी, बात समझ आइए, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंपली डिलीट फ्रॉम सीटी, मतलब जो भी ये डेटा आउटपुट में दे रहा है उसमें से मैं डिलीटिंग कर रहा हूं। वेयर डुप्लीकेट काउंट, मतलब जो एक कॉलम है इसका काउंट 1 से ऊपर है। तो अगर हम वापस उसमें जाके देखो, मतलब जो मैंने समझाया था उसको अगर इमेजिन करो, तो ए में 1 2 था, तो 1 वाला छोड़ देगा, 2 3 4 जितने भी होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, किस तरीके से डुप्लीकेट रिमूव हुए यहाँ से, दिमाग के ऊपर से गया। मैंने देखो एक बार स्टार्टिंग से और बता देते हैं, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, पता कर सकते हैं, बट सीटी में दोबारा डालोगे फिर डिलीट वैसे ही करना पड़ेगा। क्वेरी से तुम पता करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें डिलीट करने के लिए दोबारा सीटी लगाना पड़ेगा, सेम ही बात है। और ग्रुप बाय और हैविंग दोनों लगाओगे, क्वेरी लंबी होगी। ठीक है, वैसे कर लो। इतना पार्ट समझ आया था ये टेबल कैसे बना, है ना। इसके बाद ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई। लेट्स से अज्यूमिंग कि भाई बी भी 3 बार है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली बोला कि भाई जितने भी ये टेबल बने हैं, जितने भी ये टेबल बने हैं, इसमें जिसकी भी, इसकी मैंने डुप्लीकेट काउंट नाम दिया हुआ है इस कॉलम को, ठीक है। जिसकी भी डुप्लीकेट में डुप्लीकेट काउंट में वैल्यू 1 से ऊपर है उसको डिलीट कर दो। तो उसने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, सिर्फ 1 वालों को छोड़ेगा, है ना। डुप्लीकेट रिमूव हो गई, यूनिक वैल्यूज बच गई सिर्फ। आई है बात समझ, सबको क्लियर है। सीटी काफी सिंपल है, बेसिकली क्वेरी को होल्ड कर रहा हूं मैं। सीटी वाला जो पार्ट है उसको, उसमें बेसिकली मैं बस क्वेरी को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको फिर नीचे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने विद सिटी के अंदर एक क्वेरी को होल्ड किया है। बेसिकली मैंने इस पूरी क्वेरी को होल्ड ही तो किया हुआ है यहाँ पे। नहीं समझ आया होल्ड करने का मतलब? सीटी सिर्फ एक यू कैन से टेम्परेरी फंक्शन टाइप हो गया। फंक्शन नहीं, सीटी फंक्शन सा मतलब बोल सकते हो, इट्स लाइक अ टेम्परेरी फंक्शन, ठीक है। एक तरीके का फंक्शन हुआ, ठीक है, पैरामीटर्स वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है। बेसिकली मैंने जो ये क्वेरी लिखी, देखो ये एक क्वेरी है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको रन करूंगा तो ये मेरे को प्रॉपर जो टेबल मैंने बना के दिखाया था वैसा देगा, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया बस सीटी के अंदर, परमानेंटली सेव नहीं हुआ, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब ये क्वेरी रन हो रही है सिर्फ तभी के लिए सेव है सीटी के अंदर। हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने साथ ही लिखा हुआ डिलीट फ्रॉम सीटी, मतलब इस वाले का जो भी आउटपुट है उसमें से डिलीट करना है। वेयर डुप्लीकेट काउंट, मतलब जो काउंट था इज ग्रेटर देन 1। आइए बात समझ। यूजुअली सीटी ही देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक आप कुछ नहीं, हाँ दूसरा दे सकते हैं, दे सकते हो आप दूसरा नाम रख रहे हैं हम, वैसे इसको सीटी देना ज्यादा प्रेफर करते हैं हम। एबीसी भी दे सकता हूँ वैसे मैं।
इस तरीके से भी वर्क करेगा ये। ठीक है। यूज नहीं कर रखा है मैंने। अरे क्या नाम है हमारे उसका। गाइस अपने एक बार कॉलम का नाम कंफर्म कर लेना, क्योंकि मेरे को याद नहीं है मैंने इस बार क्या रखवाया था आप लोगों को। मैं अभी कंफर्म ही कर रहा हूँ। प्रोडक्ट आईडी, अच्छा बिना स्पेस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना जो भी आपका कॉलम का नाम होगा वही नाम एग्जैक्टली यहाँ पे रखना होगा आपको, ठीक है। हाँ, हो गया देखो। ठीक है, रिमूव हो गया। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट करता हूँ अब, अ, यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। बहुत कम ही वैल्यूज हो गई हैं। सारी यूनिक वैल्यूज चल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप प्रोडक्ट्स का नाम चेंज करोगे, टेबल का नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करोगे, जिसमें से बेसिकली आपको डुप्लीकेट जिसके बेसिस पे रिमूव करने हैं। ठीक है। क्या? अच्छा एक मिनट। हाँ, वो नाम है बेसिकली एक ना, कुछ भी नाम दे दो, इस नाम के अंदर सेव कर रहे हैं हम। इसको यूजुअली हम सीटी देते हैं, सीटी फंक्शन बोला जाता है इसको। नहीं 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 नहीं, वो फिक्स नहीं होता है इसका ना एक्चुअली, क्योंकि नाम इस कंसेप्ट का सीटी फंक्शन बोलते हैं इसे। तो यूजुअली इसलिए सीटी लिखा जाता है, और ना अलग अलग नाम देने का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सेव तो हो नहीं रहा। हम नहीं नहीं, पॉइंट सेव तो हो नहीं रहा। मैं जो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको आगे कहीं पे तो यूज करने नहीं वाला। यहाँ पे जो नाम दूंगा बस वो यहाँ पे यूज होगा। अगली बार अगर दूंगा तो मैं एबीसी दोबारा भी दे सकता हूँ। गेटिंग अ पॉइंट। इस वजह से कुछ पॉइंट नहीं होता दूसरा नाम देने का। हाँ, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे तो अगर जब फंक्शन की बात करूँ, अगर मैं तुमने पी और एस दिया था ना, मैं दो बार पी नहीं दे सकता था। वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो परमानेंटली सेव हो रही है उसमें ना वैल्यूज। उसमें अलाउड नहीं होता, वो तो फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेरी है ये। अरे हाँ, हटा दो। हटा दो। हटा दो, मैं तो कह रहा हूँ हटा दो, कोई इशू नहीं है। यार वो लिखा हुआ है कुछ समझाने वगैरह के लिए, किसी को लिखा होगा कुछ सेव पड़ा हुआ है तब से। क्या? अच्छा सॉरी। ठीक है।
कर लो, हो जाए तो बताना, ठीक है। समझ आया है ना ये वाला कंसेप्ट? तुम लैपटॉप वगैरह नहीं लेके आए हो आज? ये भी सही है। ये कर लो, फिर एक ट्रिगर्स का टॉपिक और करेंगे, एंड फिर आज के लिए रैप अप करेंगे, ठीक है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि जो सीटी फंक्शंस हैं, उनका ना सिर्फ और सिर्फ एक यूज केस बताया मैंने यहाँ पे। इसको ना ऐसा एसोसिएट मत कर देना कि डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए ही सीटी फंक्शन यूज होता है या कुछ भी है, ठीक है। ऐसा एसोसिएशन मत बिठाना इसका। किसके बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया? कैटेगरी के बेसिस पे? कैटेगरी के बेसिस पे कर दिया ना। तीन कैटेगरी है हमारे पास, तीनों कैटेगरी की एक एक एंट्री बच गई उसमें। ट्रंकेट का भी कर सकते हो। नहीं, ट्रंकेट की आपके सारा का सारा डिटेल रिमूव हो जाएगा। डिलीटेड आप वेयर के साथ यूज कर सकते हो ना, ट्रंकेट वेयर के साथ थोड़ा यूज करते हो। सॉरी, हमें सारा डेटा रिमूव नहीं करना ना, हमें स्पेसिफिक डेटा रिमूव करना है, हमें सिर्फ डुप्लीकेट्स वाली वैल्यू रिमूव करनी है। सारी वैल्यू रिमूव करनी है तो ट्रंकेट यूज कर सकते हो, सारी वैल्यू डिलीट से भी रिमूव हो जाती है। वो भी कर सकते हो, उसमें सब कुछ उड़ जाएगा। डन, आगे बढ़े। बचा है अभी? कर लो कर लो। हाँ जी। और क्लोजिंग हमें ये ब्रैकेट फालतू लगा रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हो गया, एक ओपन बचा हुआ है, एक ओपन हो गया, दो ओपन हो गए, तीन ओपन हो गए, एक, दो। हमने क्या किया है? ठीक है, सिलेक्ट कॉमा रो नंबर होता है।
अच्छा, पार्टीशन बाय कब बंद था वो, ठीक है। कॉमा नहीं लगाया था आपने। हो गया, कॉमा नहीं लगाया था बस आपने। हो गया, बड़े आगे। अरे क्वेरी चेक करो सबसे पहले तो, सेम लिखी है कि नहीं। किसमें error अरे आ रहा है? अभी भी नहीं हुआ? अब क्या error बता रहा है? सॉरी, अरे पूरा, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने पूरा नहीं सिलेक्ट किया। वो सिटी और क्वेरी एक साथ रहती है, अलग अलग पार्ट नहीं है ना, एक ही क्वेरी है पूरी। हाँ, क्योंकि मेन डिफरेंस भी है ना, व्यू परमानेंट है, ये टेम्परेरी होता है, इसके साथ में रन होती है हमेशा। अरे हाँ जी, हाँ जी जी, परमानेंट हुआ बिल्कुल। इसके टेम्परेरी होने से आपको ये फायदा है कि आपको सब क्वेरीज से बचा लेता है ये, और ना आपको यहाँ पे जो सीटी यूज किया उसकी जगह पे ये सब क्वेरी को हैंडल करना पड़ता। सर्वर पे नहीं, वो तो कह रहा हूँ टेम्परेरी है ये जब यहीं पे सिर्फ एक क्वेरी है ये, बेसिकली फंक्शन की जैसे दिखने वाली क्वेरी कह सकते हो आप इसको। सर्वर पे कभी सेव नहीं होता ये। हाँ हाँ, ये तभी तो हम साथ में यूज करना पड़ता है ना। इट्स लाइक कि आपने क्वेरी को एक वेरिएबल में डाल दिया बस। पॉइंट जो आपकी सिलेक्ट वाली क्वेरी थी, इसको आपने बस सिटी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया। इसको आप इस तरीके से मान सकते हो। क्या नहीं, मैंने नेम दिया सिटी। कॉपी किया है आपने, पूरा रन नहीं किया, पूरा रन नहीं किया था। और क्या, अभी भी क्या दिक्कत है? तो डैडी आपके में नाम ही कुछ और होगा, प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है आपने, कॉलम का नाम चेक करके वेरीफाई करो सही लिखा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, ट्रिगर्स का कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि मैं ना अपने किसी भी टेबल के ऊपर या डेटाबेस के अंदर या किसी भी बेसिकली चीज के ऊपर एक रिएक्शन सेट कर सकता हूं। ठीक है, कि भाई मान लो मैंने एसक्यूएल अपने सर्वर को बोल दिया कि यूजर जब भी इस टेबल में से कुछ डिलीट करेगा तो एक दूसरे टेबल में एंट्री बना दो कुछ, या फिर उसको डिलीट करने वार्निंग दे दो, मना कर दो डिलीट करने से। गेटिंग अ पॉइंट कि भाई एक एक्शन का रिएक्शन सेट कर रहा हूं कि यूजर जब भी ये एक्शन परफॉर्म करे इस पे तुमको बाय डिफॉल्ट ये कर देना है। गेटिंग अ पॉइंट, बहुत सिंपल है समझना ट्रिगर को तो आई थिंक। कि भाई अगर यूजर कुछ अपडेट कर रहा है तो पुरानी वाली वैल्यू को यहाँ पे सेव कर दो ताकि हट ना जाए मेरे पास से। ट्रिगर्स का कंसेप्ट काफी सिंपल है। ठीक है, ट्रिगर्स का जो कंसेप्ट है इसके साथ साथ एक कंसेप्ट हम और कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है सूडो टेबल्स। सूडो टेबल्स, ठीक है। सूडो टेबल्स का मतलब क्या होता है? सूडो टेबल्स आर बेसिकली टेम्परेरी टेबल्स जो जब एसक्यूएल में हम कोई भी क्वेरी रन कर रहे होते हैं तो एसक्यूएल खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है टू मैनेज द डेटा इंसर्शन और डिलीशन वाला पार्ट। ठीक है, ये होता है सिंपल सा मतलब ऑफ सूडो टेबल्स। ठीक है, कि भाई सूडो टेबल का बेसिक सा मतलब होता है कि ऐसे टेबल जो कि एसक्यूएल क्रिएट करता है फॉर मैनेजिंग योर क्वेरीज। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो मैंने हमने अपडेट वाली क्वेरी पढ़ी थी, जो हमने अपडेट वाली क्वेरी पढ़ी थी, ठीक है, तो अपना डायरेक्टली वैल्यूज अपडेट होने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं होता। ठीक है, कि भाई वो उस वाली वैल्यू को हटा के एक नई वैल्यू डाल दे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता। तो उस केस में एसक्यूएल दो सूडो टेबल्स का यूज करता है कॉल्ड इंसर्टेड एंड डिलीटेड।
ये दो हमारे शुरू टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहता है कि भाई जब भी आप अपडेट कर रहे हो तो पुराने वाली जो वैल्यू है वहां पे जो ऑलरेडी टेबल के अंदर है वो चली जाती है आपके डिलीटेड वाले टेबल के अंदर, ठीक है। जो आपकी वैल्यू है वो जाती है इंसर्टेड वाले टेबल के अंदर, ठीक है। और जब मतलब डिलीटेड वाले में मूव हो चुकी है वहां वैल्यू खाली हो गई, फिर इंसर्टेड में से वो वहां पे जो मेन आपका टेबल है उसके अंदर चली जाती है। इस तरीके से प्रोसेस रहता है, ठीक है। यूजुअली हमें इसे जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो हम करने वाले हैं, जो हमारा गोल है नेक्स्ट, उसके लिए हमें ये वाला कंसेप्ट पता होना काफी जरूरी है, ठीक है। हम एग्जैक्टली करने के वाले हैं, ठीक है। हम एक ट्रिगर क्रिएट करने वाले हैं ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, लॉग्स बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। भाई मैं अपने एक टेबल के ऊपर एक ट्रिगर लगा दूंगा, तो जब भी उसमें लेट्स से सेल्स की वैल्यू अगर कोई अपडेट करता है तो पुरानी वाली वैल्यू और नई वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली एक दूसरे टेबल के अंदर सेव होती रहेगी कि भाई इस दिन इस वैल्यू से इस वैल्यू पे चेंजेस किए गए हैं, लॉग्स बनते रहेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है? क्लियर है? कंसेप्चुअली क्लियर है? ठीक है। अब ना क्वेरी के ऊपर चलते हैं, क्वेरी की बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले मेरे को टेबल चाहिएगा जिसके अंदर मैं लॉग्स को सेव करूंगा। देखो एक टेबल चाहिए जिसके अंदर मैं लॉग्स को सेव करूंगा, ठीक है। तो मैंने ऑडिट लॉग के नाम से एक सिंपल सा टेबल बना दिया छोटा सा, ठीक है। चार इसके अंदर मेरे पास एंट्रीज हैं। सबसे पहला मेरे पास ऑर्डर आईडी है, भाई पता भी तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस ऑर्डर की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैंने ऑर्डर आईडी ले लिया, उसके बाद ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू है, फिर पहले क्या थी नई वाली क्या है, उसके बाद डेट है कि भाई किस दिन अपडेट है, अपडेटेड ऑन लिखा हुआ है मतलब बेसिकली कि किस दिन अपडेट हुआ है वो वाली वैल्यू है। इतनी बात समझ आइए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक ट्रिगर, ठीक है। फटाफट ना ये क्रिएट टेबल वाली क्वेरी लिख लो, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिगर की हमारी क्वेरी है वो थोड़ी सी लंबी है, तो स्क्रीन पे उसको जो मैं फिट करूंगा तो ये वाली क्वेरी ऊपर चली जाएगी। ओके, चले आगे, आगे चलें क्या? अरे बाकी ने कर लिया सबने, वासु हो गया, अजमल नहीं हुआ, कर लो कर लो कर लो। ट्यूसडे को क्या प्लान तो है, अगर डिले होता है तो कैन नॉट से एनीथिंग।
ट्रिगर्स के बाद हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स बचेंगे, ट्रांजेक्शन्स बचेंगे, नॉर्मलाइजेशन बचेगा एंड लास्ट में इंडेक्सिंग बचेगा। 4 टॉपिक बचेंगे ट्रिगर्स के बाद, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रांजेक्शन्स, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, क्रिएट इंडेक्स ऑन। हाँ, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, बताओ ट्रिगर्स के बारे में पढ़े अजमल, हो गया? ठीक है, तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर तो सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन सेम रहेगी। ठीक है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए भी यूज क्रिएट फंक्शन, क्रिएट क्वेरी, राइट। मैंने लिखा क्रिएट ट्रिगर लॉगिंग, मैंने ट्रिगर बनाया जिसका नाम लॉगिंग है। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे ऑन चोको, मतलब चोको वाला जो टेबल है उसके ऊपर मैं ये ट्रिगर लगा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मेरे को डिफाइन करना पड़ता है कि किस एक्शन पे लगा रहा हूं। मैंने बताया आफ्टर अपडेट, कि अपडेट होने के बाद, कि जब भी चोको वाला टेबल अपडेट होगा उसके बाद ये ट्रिगर चलेगा। समझ आ गया इतना? ठीक है, एज बिगिन तो पता ही है आपको कि भाई उसकी ट्रिगर की बॉडी आ गई अब यहाँ पे। अब क्योंकि मेरे को मल्टीपल लाइंस लिखनी थी तो मैंने बिगिन और एंड का भी यूज किया है। ठीक है, और मेरे को सिंगल क्वेरी लिखनी होती तो मैं बिगिन और एंड का यूज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इफ अपडेट सेल्स, मतलब सेल्स का कॉलम ही अपडेट हुआ है। वैसे देखो कुछ भी अपडेट हो सकता है, तो हर बार मेरा ट्रिगर ट्रिगर होता रहेगा, है ना। मेरा जो ऑडिट लॉग वाली टेबल है उसके अंदर बेफालतू की एंट्रीज बन जाएंगी, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ सेल्स की वैल्यू जाएगी, है ना। मान लो रीजन भी अपडेट हुआ तब भी वो सेल्स की सेम सेम वैल्यू उसमें डाल देगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली कंडीशन लगा दी कि भाई सेल्स की कॉलम में अपडेट होना चाहिए तभी आगे से ये चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने अब क्योंकि मैं इफ यूज कर रहा हूं तो अगेन मेरे को बिगिन और एंड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने दोबारा बिगिन लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखी अपनी मेन क्वेरी जो कि रन होनी है। तो मैंने क्या, इंसर्ट इनटू ऑडिट लॉग, ऑडिट लॉग के अंदर डेटा जाए। ठीक है, सेलेक्ट, अब वो सब क्वेरी पे आ गया। ठीक है, सेलेक्ट आई डॉट ऑर्डर आईडी, मतलब जब मैंने यहाँ पे ना ज्वाइन लगाया इंसर्टेड और डिलीटेड पे, इंसर्टेड को आई माना हुआ है, डिलीटेड को डी माना हुआ है। ठीक है, तो आई डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब सेल्स और सेल्स दोनों सेम कॉलम चाहिए थे। ठीक है, एक बार ओल्ड वैल्यू के लिए मैंने डिलीटेड वाले में से उठाया है, न्यू वैल्यू के लिए मैंने इंसर्टेड वाले में से उठाया है, और डेट के लिए मैंने सिंपली गेट डेट का फंक्शन लगा दिया। आ रही है बात समझ, है ना। उसके बाद बस ज्वाइन लगाया इन दोनों पे क्योंकि दोनों वैल्यू चाहिए थी मेरे को बेसिकली, है ना। एंड उसके बाद बता दिया ऑर्डर आईडी सेम होनी चाहिए, दोनों को एंड कर दिया। दो बिगिन थे, दो एंड हो गए। इतना सा होता है मेरा ट्रिगर, दो बिगिन थे दो एंड हो गए। तो जब भी चोको वाला टेबल अपडेट होगा तो ये ट्रिगर रन हो जाएगा। रन होते ही सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो अपडेट हुआ है क्या वो सेल्स का कॉलम अपडेट हुआ है। अगर सेल का कॉलम अपडेट हुआ है तो फिर वो डेटा ऑर्डर ब्लॉक में डालेगा, वरना कुछ भी नहीं करेगा। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ जी, कॉमा करके डाल दीजिए। बट पॉइंट नहीं है ना, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का टेबल है उसके अंदर सेल्स के बेसिस पे बना हुआ है वो, तो आपको फिर पूरा डिजाइन ही उस तरीके से करना पड़ेगा ट्रिगर अपना। इंडेक्सिंग के बाद एक हम ए असिस्टेड क्वेरी राइटिंग भी सीखेंगे, VS कोड के साथ बेसिकली एसएसएमएस को, एसक्यूएल सर्वर्स वगैरह को कनेक्ट करना, वो वाला पार्ट भी सीखेंगे।
ठीक है, हो जाए तो बताना, नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। वैसे तो आई थिंक नीचे वाली क्वेरी पता ही होगी आप लोगों को क्या आना है इसके बाद। बस ऑन में सेम कॉलम बताना है और फिर एंड और एंड इक्वल टू डी डॉट ऑर्डर आईडी। बस एंड और एंड दो बिगिन किए थे हमने, क्योंकि ट्रिगर्स का टॉपिक भी समझ आया पक्का? ठीक है, अच्छा। सेलेक्ट किया है मैंने 4 कॉलम्स को, क्योंकि हमने इंसर्टेड वाले टेबल में से वो चाहिए था कॉलम। ऑर्डर आईडी तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर आईडी तो सेम ही रहेगा, वो आप डिलीटेड वाले में से ले लो, इंसर्टेड वाले में से ले लो, किसी भी एक में से लेना था। इसलिए मैंने डिफाइन करना पड़ता क्योंकि दोनों में है, तो इसके लिए कंफ्यूज हो जाता किस में से चाहिए। तो आप डी डॉट भी लिख सकते हो, आई डॉट भी लिख सकते हो। जी, पुरानी वाली वैल्यू चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल। कंपेयर नहीं कर रहे, हम लॉग्स बना रहे हैं कि भाई पहले ये थी, फिर इस दिन ये चेंज हो गई, ये हो गई। हमको कंपेयर करना है, कंपेयर कर लो, मतलब जो भी काम है, हम तो बेसिकली डेटा सेव किया। हाँ, उसके बाद गेट डेट का फंक्शन लगा दिया कि भाई किस दिन ये अपडेट हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट कर लो तो बताना इसको एग्जैक्टली देखना कैसे है कि सही से वर्क कर रहा है चीजें या फिर नहीं, वो बता दूंगा। ठीक है, अब करो। क्या नहीं चल रहा? क्या चल रहा है? और लॉग वन के नाम से दोबारा ऑलरेडी है। ऑलरेडी क्रिएटेड है, वही तो बता रहा है बस ये। और लॉग वन के नाम से दोबारा टेबल बता रहे हैं। इनवैलिड कॉलम नेम, ऑर्डर आईडी का जो नाम है वो कुछ अलग हो है आपके इसमें। हाँ, ठीक है, उसके बाद वही ऑर्डर आईडी का बाकी 3 वही है कि ऑर्डर आईडी का नाम गलत है और लॉग के नाम से अच्छा आपने में भी ये किया होगा कि आपने ये वाली क्वेरी रन कर दी और जब आप ट्रिगर वाली क्वेरी रन कर रहे होगे तो ये वाली दोबारा सेलेक्ट कर ली होगी, मे बी ऐसा कुछ किया होगा आपने। वो तो बस आप इसमें से देख लो क्या नाम है, ऑर्डर आईडी का एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी, सेम फॉर्मेट वहां पे कर दो और सिर्फ ट्रिगर वाली क्वेरी रन कर दो, हो जाएगा फिक्स। यहाँ पे ना कॉलम नेम्स वगैरह अपने डेटाबेस के हिसाब से लिख लेना, क्योंकि जो हमने डेटा इंपोर्ट किया है मे बी आपके में अलग हो सकता है, मेरे में अलग हो सकता है। ठीक है,
मिल गया, फॉर्मेट मिल गया, और आईडी का क्या है, अंडरस्कोर। जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी है वहां पे अंडरस्कोर लगा दो। नहीं, ऑडिट लॉग वाले में तो फर्क नहीं पड़ता ना हमें, वो तो हमने क्रिएट किया है ना टेबल। हाँ, ट्रिगर वाले में लगाना है बस। नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये तो आप ऑडिट लॉग में से डेटा उठा रहे हो ना, इसमें लगेगा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे लगेगा। वही बता दो रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ध्यान करो, सिर्फ ट्रिगर्स वाली करना। हाँ, ठीक है, और लिख लिया क्वेरी सबने, ठीक है। एग्जैक्टली इसको रन होते हुए देखना कैसे, वो बता देता हूँ। बताया तो था कि ये भी लिखना है, ये वाला मतलब 3 लाइन थी, जॉइन लगाने सिखा रखे हैं ऑलरेडी आपको, बिगिनर एंड का कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। सॉरी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैंने सिलेक्ट स्टार फंक्शन को किया, करना है करो, नहीं करना मत करो। बट द मेन पॉइंट इज, मैं जब रीजन को अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रीजन को अपडेट कर रहा हूँ, तो हमारे ऑडिट लॉग के अंदर कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, बट सेल्स को अपडेट करूंगा तो बन जाएगी। सिंपल सा, आपको इन क्वेरीज को यूज करके आप देख सकते हो कि आपका ट्रिगर सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये वाली क्वेरीज समझाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ही क्वेरीज है। इसका एक टॉपिक और कर ले, कर सकते हैं। नहीं, बताओ, मेजोरिटी जो कहेगी वो कर लेंगे। बताओ, इसका एक टॉपिक और पढ़े, ठीक है, सब कुछ तो उड़ा दिया। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, मैं नहीं आ रहा, तुम बताओ ऐसे ही। बिल्कुल, बताइए। ट्रिगर तक ठीक है, हाँ। ऑडिट लॉग में क्यों आएगा डेटा, चौको में तो डेटा रहेगा ही, आप तो ऑडिट लॉग देख रहे हो। हमने स्पेशली कंडीशन लगाई थी ना कि जब तक सेल्स का कॉलम अपडेट ना हो, जब तक ऑडिट लॉग में कुछ नहीं आएगा। चौको में तो आपकी 3 एंट्री है ही। ठीक है, जब सेल्स की वैल्यू अपडेट करोगे किसी भी आईडी पे, तो ऑडिट लॉग में उसकी एंट्री बनेगी। अभी तो मैंने 2 चीजें करके दिखाई है 2 बार। पढ़ने नहीं दे रहे, कौन नहीं पढ़ने दे रहा, विकास देख लो क्या कह रहा है, विकास।
मेरे को कंप्लेन कर रहा है कि आप इसको पढ़ने नहीं दे रहे। सर रजिस्टर तो चौक कर दिया है मैंने। हाँ ऑडिट लॉग में जैसे अब मैंने रख दिया था खाली था। हाँ अब जब मैं ये सेल्स वाली इसमें करूँगा तो उसमें आ जाएगा ऐसा ना? बिल्कुल सही। ये है भाई तो बस और क्या। क्रिएट ट्रिगर लॉगिंग, हाँ वो तो नाम है, कुछ भी लिख सकते हो तो आप। अरे हैप्पी। 21 थी 250 हो गई अपडेटेड तारीख हो गई। अब कोई जो सर में क्या मयंक, यस सर। देखना उसका क्या है। कर लिया सबने इतना। चल गया, खुशी हो रही है। हुआ है फिक्स। क्या हुआ? पहले जब मैंने सिर्फ ये रन ये लिखा, इसको रन करके इसको रन किया तब नहीं आ रहा था हाँ मुझे, क्योंकि नहीं आ रहा था। बिल्कुल। पर अब क्यों आ रहा है? मतलब मैंने इसको रन कर दिया, अब मैं दोबारा यही वाला प्रोसेस कर रही हूँ। क्वेरी तो सेम है ना, कहाँ पे लिखे थोड़ा ना फर्क पड़ता है इसमें। वही तो मैं शुरुआत से वही तो बता रहा हूँ कि क्वेरी से फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कैसे भी रन करो। आप रन करने का सीक्वेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। अरे आपने इसको रन किया, इसको रन किया, कुछ नहीं आया, फिर इसको रन किया, इसको रन किया, आ गया। ठीक है, अब क्वेरी तो दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेरीज है दोनों। जो डेटा इस टेबल में आ चुका है वो देखने के लिए तो चौको में जाओगे, वो तो दिखेगा ही नहीं, वो तो अलग ही चीज है। करना क्या आपको एग्जैक्टली इनका मतलब नहीं, मतलब देखना क्या है एग्जैक्टली। इनका मतलब बट टेबल के अंदर जब आपने ये किया तो इस टेबल के अंदर डेटा चला गया। और जब भी आप इसको चाहे यहाँ से देखो चाहे किसी और फाइल से देखो, डेटा तो इस टेबल के अंदर है ना। ये क्वेरी क्या कर रही है, टेबल देखती है डेटाबेस में, उसमें से डेटा निकाल के दिखाती है। अब डेटा उसमें तो जब डेटा उसमें चला गया तो यहाँ से रन करो, यहाँ से रन करो, डेटा तो आएगा ही आएगा। गेटिंग अ पॉइंट कि आप क्वेरीज से उसको फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ पे क्या कैसे क्या लिखा है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली जो चीजें आपकी सेव हो रही होती है वो डेटाबेस में हो रही होती है। हाँ जी दिखाओ। ये इंसर्ट वाली सर मेरे अरे इंसर्टेड डॉट आई लिख दोगे, इंसर्टेड स्पेस आई होता है ना। ज्वाइन लगाना भूल गए, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो मैं। चल क्या दिक्कत आ रही है।
हो गया? अरे क्यों बोल रहे हो कुछ आ रहा है? हो गया सबका? आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या ट्रिगर बनाया, उसको टेस्ट नहीं करोगे सही बना है कि नहीं? क्या नहीं हो रही? ये तो बन गई चिल्ड्रन। अरे आप सेम मेरे जैसा नहीं लिख सकते। आपको जो कॉलम के नाम है, आपको आपके टेबल के हिसाब से लिखोगे ना। आपके टेबल में कॉलम के नाम क्या है? ये ऑर्डर आईडी का और सेल्स होगा। हाँ वगैरह अपने हिसाब से चेक करोगे इसमें क्या एग्जैक्टली कॉलम का नाम है क्या आपके में। हाँ जी, स्टिल वही इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? लेकिन हमने सर चेंज कर लिया तो आपने तो रन कर दिया होगा ना इसे। नहीं सर, नई चीज करके वापस सेंड किया है सर। आपने लॉक टू किया है, अब ठीक है, लॉक लेकिन जो पहले आपने बनाया था वो तो बना हुआ है, तो दो ट्रिगर लग गए आपके टेबल पे। लॉक टू तो चल रहा है, लॉक वन तो एरर देगा जो पहले वाला जो भी आपने नाम रखा होगा। तो सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आप टेबल्स के अंदर जाते हैं, टेबल्स के अंदर आपने खोल रखा है, यहाँ पे ये रहा ट्रिगर्स। किस टेबल पे लगाया था तुमने? चौको वाले पे लगाया ना? ये रहा ट्रिगर्स, लॉग लॉग वन लॉग टू इतने सारे लगा रखे हैं। जो सा सही है उसको रखो, बाकी को डिलीट कर दो। क्या ये रन कर रखा है आपने? मेरे को लग रहा है आपने रन नहीं कर रखा ये वाला, और इसी में काम कर रहे हो ना डी। एक मिनट, आपने यहाँ से जब लिखने से शुरू किया उससे पहले यूज किया था डेटाबेस को? वही तो वही। D112 में ठीक है। टेबल्स में ऑइड लॉक कहाँ है लेकिन? मैंने अब फिर से अच्छा यहाँ पे बस चेंज कर दिया। मैंने क्या बताया था? यूज करना है, प्रॉपर यूज। सर वैसे भी तो हो जाता है। इंस्टेबल चीजें होती हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो 100% ऑफ द टाइम रन करेगा। जो आप कर रहे हो वो रन करे नहीं करे भगवान जानता है बस। मैंने जब आप पहले भी मेरे से ये चीज पूछ रहे थे, मैंने आपको तभी बताया था ना यूज किया करो हमेशा। हो गया फिक्स? ठीक है, सबका हो गया? ठीक है, और एक टॉपिक और कवर कर ले। तो ही जाओगे? एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं? आज के लिए बहुत हो गया है। कितने लोगों के लिए बहुत हो गया है? हैंड रेस करो। 1 2 3 4 5 6 लोगों को अभी आगे करना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम और कवर करते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग कि हम ना हाफ एन आवर ब्रेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। जो कंसेप्ट है उसको आधा कंसेप्ट हम अभी कर लेंगे, आधा फिर कल करेंगे, क्योंकि दो पार्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जिसपे हम बढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात करेंगे। अब जब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूं तो अगेन जैसे फंक्शंस में था मेरे पास दो तरीके से आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी, ठीक है। एक होते हैं सिस्टम डिफाइंड, एक होते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड का मतलब जब आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया तभी आपको मिले वो, ठीक है। यूजर डिफाइंड का मतलब है जो आप क्रिएट करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? क्या नहीं बताया? ट्रिगर डिलीट करना, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम
क्रिएट करने के लिए जब हर बार क्रिएट यूज कर रहे हैं तो डिलीट करने के लिए अलग अलग क्यों यूज करेंगे? ड्रॉप। वरना आपको वो जीयूआई वाला मेथड भी तो बताया डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। इसमें ना देखो, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो सिस्टम डिफाइंड होते हैं, जो हमें पहले से मिलते हैं। ठीक है, आप अपने डेटाबेस में जाएंगे तो वहां पे जो प्रोग्रामेबिलिटी का फोल्डर होता है, ठीक है, उसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर भी मिलेगा, और उसके अंदर सिस्टम डिफाइंड के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आप लिस्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो दो तीन यूजफुल होते हैं, देखो ज्यादातर स्टोर प्रोसीजर्स जो हम क्रिएट करेंगे वही वाले यूज करते हैं हम। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड वाले इतने ज्यादा कुछ यूजफुल होते नहीं है, बट हाँ स्टिल उसमें से दो तीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक जो सबसे ज्यादा यूजफुल है दैट इज रीनेमिंग। ठीक है, कॉलम का नाम रीनेम करने के लिए हम स्टोर प्रोसीजर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो तीन है जो हम एक तो रीनेम वाला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा दो और एग्जांपल में ले लेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं आपको। अब जब स्टोर प्रोसीजर है ना, तो कंसेप्ट पूरा ही चेंज हो जाता है, क्वेरीज कंप्लीटली डिफरेंट दिखने लगेंगी। ठीक है, ये आती है स्टोर प्रोसीजर की क्वेरी। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर को रन करने के लिए हम सबसे पहले तो exec एग्जीक्यूट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड इसके बाद मैं स्टोर प्रोसीजर का जो प्रोसीजर है उसका नाम लिखता हूं, एंड देन माय पैरामीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी लिखी है एक कॉलम को रीनेम करने के लिए। ठीक है, sp अंडरस्कोर रीनेम के नाम से स्टोर प्रोसीजर होता है, उसको यूज करके मैं कॉलम को रीनेम कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स एंड हेल्प लिखा है। बेसिकली कॉलम्स का मतलब इस टेबल के सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, हेल्प का मतलब इस पूरे टेबल की ही इंफॉर्मेशन देता है। आप तीनों कमांड्स को अपने रन करके आउटपुट को वेरीफाई भी कर सकते हो, आउटपुट को गो थ्रू कर सकते हो। जो हेल्प वाला है और जो कॉलम्स वाला है, वो ना आपको बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें स्कीमा रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफी सारी होगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं समझ आएंगी और समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, काफी सारी चीजें होंगी जो समझ आ जाएंगी, जो नहीं समझ आ रहा उसको ड्रॉप करते चलना, मतलब ड्रॉप इन द सेंस की छोड़ते चलना। ठीक है, क्लियर? अब ना स्टोर प्रोसीजर्स एग्जैक्टली होते क्या है, प्रोसीजर्स एग्जैक्टली होते क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर्स आर कि भाई सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ क्वेरीज हो गया। ठीक है, जब भी मैं लेट्स से मैंने 5-6 क्वेरी लिखी हुई है अलग अलग, ठीक है, एंड मैं चाहता हूं कि उनको एक ग्रुप बना दो उनका, तो उसको हम स्टोर्ड प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लियर ही कर देते हैं, पूरा कंसेप्ट छोटा ही कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे अगले वाले में आप देखोगे क्रिएट प्रोसीजर, मैंने एक नाम दिया बेटर अपडेट। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए जैसे हम फंक्शन के टाइम पे करते थे, है ना? ठीक है, अब इसमें हम रिटर्न वगैरह कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा एज, बिगिन और एंड करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हम जितनी मर्जी क्वेरीज दे सकते हैं, बेसिकली इसको ग्रुप ऑफ क्वेरीज का एक नाम देने को बेसिकली हम स्टोर्ड प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, अब ना व्यूज वगैरह से डिफरेंट कैसे है, ये बाकी सब चीजों से डिफरेंट कैसे है? व्यूज के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ डेटा रिट्रीव किया जा सकता है, मतलब सेलेक्ट क्वेरी सिर्फ उसके अंदर यूज होती है। ठीक है, व्यूज के अंदर आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप डेफिनेटली इंसर्ट, अपडेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बट वो या तो टेबल पे आउटपुट देगा, या मतलब आउटपुट वो एक ही देगा, एक टेबल आउटपुट दे देगा या फिर एक वैल्यू आउटपुट दे देगा। ठीक है, बट जब मैं ट्रिगर्स की बात करता हूँ, ट्रिगर्स तो ऑटोमेटेड हो गए, उसको तो मैं मैन्युअली कर ही नहीं सकता, वो तो ऑटोमेटेड है, एक प्रोसेस के पीछे लगे हुए हैं, जैसे वो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। प्रोसीजर्स आर कि इसके अंदर सभी तरीके की कमांड्स अलाउड है, इंसर्ट, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, कुछ भी कमांड मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैन्युअली मैं रन भी कर सकता हूँ। बात समझ आइए, सिंपल सा कंसेप्ट है। नहीं बात समझ आई? है? आ गई? देखो, स्टोर प्रोसीजर्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ क्वेरीज। तीन क्वेरी लिखी हुई है, तीन क्वेरी पढ़ो पहले, तो ये तीन क्वेरी समझ आ रही है क्या हो रहा है इन तीन क्वेरीज में जो बिगिनर और एंड के बीच में लिखी है? इनके लिए आ रही है? बस इन तीनों को मैंने एक नाम दे दिया, बेटर अपडेट, इतना ही किया है। क्या?
नहीं, बेसिकली प्रोसीजर का नाम देने का मतलब ये हुआ कि अब जब ना मेरे को ये तीनों क्वेरी रन करनी है, मैं सिर्फ इस ब्रेटर अपडेट के नाम से जो प्रोसीजर बनाया हुआ है उसको रन कर दूंगा, तीनों क्वेरी ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। सिंपली कंसेप्ट है क्या? वो सिस्टम डिफाइंड होते हैं, वो जब मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करता हूँ ना, तो ये प्रोसीजर्स ऑलरेडी मेरे पास आते हैं बने हुए पहले से। सॉरी, ये दो अलग अलग सेट ऑफ क्वेरीज हैं ये। दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ये सिस्टम डिफाइंड वाले हैं, ये हम खुद बना रहे हैं, ये पहले से बने हुए हैं। ये एसपी अंडरस्कोर रीनेम, एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स, ये स्टोर प्रोसीजर सारे जो कि पहले से बने हुए हैं, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक स्टोर प्रोसीजर बना के फिर उसको यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा और नीचे करूंगा तो इसकी भी यूजिंग वाली क्वेरी आ जाएगी। हाँ, इस तरीके से इसको भी यूज किया जा सकता है। बात समझ आइए, अब बात समझ आइए, यस सर। है ना? एक बार इसका रीनेम वाला और दिखा देता हूँ, वहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। रीनेम देख लेना कि सेम मेरे वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट मत कर देना, कॉलम नेम वगैरह का ध्यान रखना। कर रखा है? ठीक है, क्लियर है स्टोर प्रोसीजर कंसेप्ट भी, है ना? क्लियर है पक्का सबको? कोई डाउट्स वगैरह कुछ? ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, तो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। इसके बाद हम ऑल्टर प्रोसीजर वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सॉरी, क्या पैरामीटर्स? क्या पैरामीटर्स? बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरी को, उसको तो एक ग्रुप बनाते हैं तो प्रोसीजर कहते हैं उसको, तो स्टोर प्रोसीजर जो होता है वही वही तो कंसेप्ट है वो। पैरामीटर्स तो ये होते हैं जो मैंने @s@o दिया हुआ है, इसे इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। स्टोर प्रोसीजर भी कंसेप्ट क्लियर है आई थिंक अच्छे से? कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी? नो डाउट्स? एक बार करके देंगे तब हाँ हाँ, करके तो देख ही लो, बिल्कुल बिल्कुल, ये करके देख लो इसे। इसके बाद ऑल्टर करना भी बता दूंगा इन्हें, ठीक है? आप एक्चुअली ट्रिगर्स को, फंक्शंस को, व्यूज को, किसी को भी चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है? तो ऑल्टर भी चलता है इसके ऊपर और ड्रॉप भी चलता है इनके ऊपर, ठीक है? ऑल्टर करना मतलब मॉडिफाई करना, ड्रॉप मतलब डिलीट करने के लिए, ठीक है? एक बार वो वाली चीजें भी बता दूंगा एंड दैट विल बी इट फॉर टुडेस क्लास। हम स्टोर प्रोसीजर भी पूरा कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं। हाँ हाँ, तक गए हो? क्या हो गया? क्या हुआ है आज? तो नहीं हुआ? ठीक है, आप ये वाली क्वेरी लिखो, मैं एक मिनट में। सर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। प्रोसीजर्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो देखो, जो सिस्टम डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं वो हमेशा ना एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि उनका जो भी नाम है उसके आगे एसपी अंडरस्कोर आएगा ही आएगा। जो आप देख रहे हो ऊपर तीनों सिस्टम, हाँ, सिस्टम प्रोसीजर के अंदर, ठीक है? सिस्टम डिफाइंड वाले स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर एसपी अंडरस्कोर आता ही आता है। तो कई बार ना आपको भी इस तरीके से लगेगा कि भाई मैं अभी अपने नाम का जो प्रोसीजर बना रहा हूं मैं, उसके आगे एसपी अंडरस्कोर लगा देता हूं, ठीक है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है,
बट आप ना कंपेयर करना कि जैसे बेटर अपडेट लिखा है, जो बेटर अपडेट है, और मैं सेम प्रोसीजर बनाऊ विद नेम एसपी अंडरस्कोर बेटर अपडेट, ठीक है, दो प्रोसीजर बनाए एग्जैक्टली सेम है सब कुछ, बस नाम एक का एसपी अंडरस्कोर बेटर अपडेट है, एक का बेटर अपडेट है, ठीक है। तो जो बेटर अपडेट वाला प्रोसीजर है ना, वो कंपेरेटिवली बहुत फास्टर चलेगा कंपेयर टू एसपी अंडरस्कोर बेटर अपडेट वाले से, जबकि चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम में चेंज है। गेस करना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो सकता है? गेस करना चाहेगा कोई, ऐसा क्यों हो सकता है? एक ही प्रोसीजर चल रहा है इंस्टेड ऑफ पूरे जल्दी हो जाए, क्या? एक प्रोसीजर ही चल रहा है। नहीं, मैंने बोला कि दो प्रोसीजर बनाए मैंने, हाँ एक का नाम रखा बेटर अपडेट, ओके एक का नाम रखा एसपी अंडरस्कोर बेटर अपडेट, ठीक है। बाकी सब कुछ क्वेरी वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो बेटर अपडेट वाला प्रोसीजर है वो फास्टर होगा कंपेयर टू एसपी अंडरस्कोर बेटर अपडेट से। चलो एसपी में ऑलरेडी हाँ सबके लिए होता है ना सही एसपी पूरा शो कर फास्ट क्यों चल रहा है फिर? क्वेश्चन ये है ना, एसपी क्यों है वो तो मैं बता चुका। चेक करेंगे क्या? जैसे एसपी नाम वाले जो प्रीडिपेंडेंट अंदर होंगे ना हाँ वो सबको चेक करेगा। हाँ, दैट्स द रीजन कि जब भी आप अपने एक प्रोसीजर के नाम में एसपी लगाते हो, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल जब उसको रन करने जाता है ना, तो क्या करता है, उसने एसपी देखा, अब उसको तो प्रोसीजर सेव है उसके पास डेटाबेस में, वो जाके उसको ढूंढना होता है, उसने एसपी देखा, वो जो सिस्टम डिफाइंड वाले हैं सबसे पहले उसकी पूरी लिस्ट से गो थ्रू करता है कि भाई ये वाला प्रोसीजर कहाँ है, उसको जब वहां पे नहीं मिलता फिर वो यूजर डिफाइंड पे आता है, और अगर आपने एसपी नहीं लगाया है तो वो सीधा सीधा यूजर डिफाइंड पे आता है, तो इसलिए कंपेरेटिवली फास्टर वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक यही कंसेप्ट था, बाकी तो ऑल्टर वगैरह के कंसेप्ट है, ठीक है। हाय कुलदीप, बस मेरे को 5 मिनट दो, ठीक है। ठीक है, डन। अब लिख लो, क्रेज वाला लिख लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। हाँ, सॉरी, रन अच्छा नीचे क्वेरीज होती है, वो कुछ नहीं, बस EXEC और जैसे नाम लिखा है ना उसकी जगह पे अपने वाले प्रोसीजर का नाम लिख दोगे, जो भी पैरामीटर चाहिए उसकी वैल्यू दे दो, करेंगे पॉइंट। सर ये किसी बेटर अपडेट उसके बाद फिर तुम जो दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं वो उनकी वैल्यूज दे दो, ये सेल्स और कहाँ पे अपडेट करनी है, ठीक है। बाकी मैं दिखाई देता हूँ एक बार, ये लो, ठीक है। ये दो है, मतलब ये तो सिलेक्ट ही किया हुआ है बस, इसका तो कुछ मतलब नहीं है, ये वाला मेन कमांड है जिसको यूज कर रहा हूँ उसको। एंड मोस्ट लग रहा है कि ट्यूसडे या मैक्सिमम वेंसडे वाली क्लास में एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। पावर भी हो गया ना? ठीक है, अब करो, मैं आता हूँ।
कौन रह गया? कौन रह गया? तुमने लिख लिया? फोटो खींच के उसमें से दिखा देना ना उसे। लिख लो कोई बात नहीं, लिख लो आराम से लिख लो। ठीक है, जिसने नोट डाउन वगैरह कर लिया है दे कैन लीव। ओके, आज के लिए इतना ही था। हाँ हाँ, टीएनपी वाले सॉरी, आपकी तो टीएनपी वाली क्लास में ना, मैं एक बार उसका भी पता कर लेता हूँ कैसे क्या है। नोट कर लिया तुमने? चलिए, आप जा रहे हो? अच्छा, चलिए ठीक है। हम लेंगे, आपको बताते हैं। अच्छा चलिए, हाँ जी।